क्या आप मानते हैं कि आप एक वो जनरेशन है इंडिया की जिसने विगत 2 वर्षों के अंदर भारत के कानून को बदलता हुआ देखा है? किसी ने कभी सोचा था कि भारत के अंदर इतने सालों से और सदियों से लागू हुआ हुआ कानून इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी भी कभी बदलेगा? बट 2 सालों के अंदर हमने ये सब चीज़ देख ली। विगत 2 वर्षों में हमने ये भी देखा कि जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए अब आपको 3 साल की प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो पाएँगे। क्योंकि नए कानूनों को आकर लगभग 2 साल हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून भारत के अंदर आए थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता। और 2 साल की एनिवर्सरी होने वाली है 1 जुलाई 2026 को। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक थोड़ा रिवाइज़ करें प्रोसेस को कि एक्चुअली इन 2 सालों के अंदर भारत के कानूनों के अंदर जो चेंजेस आए हैं, जो नए केस लॉज़ आए हैं, उन पर कुछ बात करी जाए और क्यों ना हम रिविज़िट करें नए कानूनों को। क्योंकि ये बात सही है कि ऐसे पर्टिकुलर बच्चे जो कि अभी जिन्होंने लॉ के लिए एडमिशन लिया होगा, वो तो नए कानून ही पढ़ेंगे। बट जो ओल्ड स्कूल लोग हैं, जिनको आज भी आईपीसी के सेक्शंस कंठस्थ हैं, सीआरपीसी के सेक्शन कंठस्थ हैं और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस मुँह ज़बानी याद हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ़ आएगी। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए, क्यों ना हम लोग ये देखें कि क्या-क्या चेंजेस जो हैं वो हमारे कानूनों में आए हैं। तो सबसे पहला मुझे लगा कि भारत का सबसे वेल डिज़ाइन्ड एक्ट, वैसे तो भारत के बहुत एक्ट हैं जो कि बहुत अच्छे से क्राफ्टेड हैं, बट सबसे अच्छा क्राफ्टेड एक्ट जो है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। आप भी मेरे बात से सहमत होंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत शानदार तरीके से डेवलप्ड है। और अगर कहा जाए कि ज़िंदगी के अंदर घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, उनको सब कुछ कवर करता है इंडियन एविडेंस एक्ट। आप किसी क्राइम से या किसी सिविल लिटिगेशन से उठा के कोई भी तथ्य आप सामने रखिए और इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी ना किसी सेक्शन के अंदर वो चीज़ आपको रेलिवेंट ज़रूर मिल जाएगी। तो इस थॉट को रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना एक हम वीडियो बनाएं। तो चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर। और हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट था, और हमारा जो नया इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, 3 नए कानून आए। हम लोग कह देते हैं कि 3 नए क्रिमिनल लॉज़ आए, बट एक्चुअली 2 नए क्रिमिनल लॉज़ आए, जिसमें बीएनएसएस और भारतीय न्याय संहिता प्योरली क्रिमिनल नेचर के हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट को आप क्रिमिनल नेचर का नहीं बोल सकते लॉ, क्योंकि आप जानते हैं कि इट इज़ अ न्यूट्रल लॉ। सिविल लिटिगेशन पे भी वैसे ही लगेगा जैसे कि ये क्रिमिनल लिटिगेशन के ऊपर लगता है। और मैं आपको बताऊं, आपने भी ये महसूस किया होगा 2 साल के अंदर जब आपने इसको पढ़ा होगा, कि सबसे कम चेंजेस अगर किसी एक्ट के अंदर आए हैं तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। मतलब नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसके अंदर बहुत मिनिमम चेंजेस किए गए हैं। सेक्शंस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया गया है, क्लब किया गया है, कुछ कुछ जोड़ा गया है, कुछ हटाया गया है, कुछ इसी तरीके से हुआ है, बट बहुत कम जो है वो चेंजेस हुए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग उन चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे और क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस किया है इस एक्ट के अंदर, इस अधिनियम के अंदर, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप लोगों ने इस तरीके के वीडियोस बहुत देखे होंगे, बट मेरा विश्वास मानिए, अगर आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे तो आप 100% कुछ ना कुछ नया लेके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मैं इस 100% गारंटी के साथ इस वीडियो को शुरुआत करता हूँ। तो हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नया इंडियन एविडेंस एक्ट बोल सकते हैं 2023 का, और पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का, वो उसको हम लोग रेफ़र करेंगे फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस। हमारा जो वीडियो रहेगा, हमारा जो लेक्चर रहेगा, कुछ इस तरीके से भागों में मैंने बांटा है, 10 भागों में बांटा है कि हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की बात करेंगे कि क्या नया कानून के अंदर एक्चुअली
ओवरव्यू क्या है, उसके बाद रिपील एंड सेविंग क्लॉज पर हम लोग जाएंगे। हम डेफिनेशन चेंजेस के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी डेफिनेशन के अंदर एक्चुअली चेंज आया है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर चेंज आया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड के ऊपर चर्चा करेंगे, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स पे चर्चा करेंगे। ये सब चेंजेस आए हैं, मतलब नए वाले इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो ओल्ड स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड स्कूल लॉयर्स हैं, ओल्ड स्कूल जजेस हैं, जब वो पढ़ें मतलब नया इंडियन एविडेंस एक्ट को, तो अपने बैकड्रॉप में मतलब अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें ध्यान में रख के पढ़ें कि मुझे इन चीज़ों के ऊपर और इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर चेंज आया है। बाकी तो देखिए सेक्शन आप याद कर ही लेंगे, सेक्शन आपको समय के साथ वापस याद आ जाएंगे और हो जाएंगे। नए बच्चों को तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि नए बच्चे जिन्होंने 2024 या 2025 के अंदर लॉ में एडमिशन लिया होगा वो तो नया ही एक्ट पढ़ेंगे, तो उनको पुराने एक्ट से मतलब नहीं है। हाँ, पुरानी लिटिगेशन से, जो पुराने सेटल्ड केस लॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के या डिफरेंट हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनको अभी भी आपको रेफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 साल के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि लिटिगेशन का स्तर उस तरीके से पहुंचा है कि बहुत हमें एक अच्छा खासा जो है हमें बैंक नहीं मिला है केस लॉस का जिन्होंने इंटरप्रिटेशन किया है। तो अभी कहीं ना कहीं लैकुना है, थोड़ा सा ग्रे एरियाज़ है। वो समय के साथ जब केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचेंगे बार बार, तो लॉ जो है वो और अच्छे से इंटरप्रेट होगा। तो आपको इस फोकस के साथ नया वाला एक्ट पढ़ना है कि ये चीज़ें जो है मैं इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूं। प्राइमरी एविडेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स के ऊपर जो चेंजेस आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। सेकेंडरी एविडेंस में भी चेंज आया है, उस पर चर्चा करेंगे। और मेजर चर्चा हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में और डिजिटल एविडेंस के बारे में, क्योंकि पूरा पूरा जब आप फोकस देखेंगे ना, मतलब एक्ट का जब आप पूरा एक्ट एक बार गो थ्रू करेंगे, लगभग 170 सेक्शंस के आसपास हैं, जब आप पूरा एक्ट गो थ्रू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं जो लॉ मेकर्स हैं, मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है जिन्होंने कानून पास किया, हमारे लॉ मेकर्स का फोकस जो है वो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा है। उन्होंने फोकस किया है कि क्योंकि हम लोग अब लगातार टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रहा है और पोस्ट कोविड अगर आप थोड़ा सा महसूस करें तो बहुत मेजर चेंजेस और मेजर ड्रिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स दी टेक्नोलॉजी। अगर आप कोर्ट्स की भी बात करें, जब आप कोर्ट्स के प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स जो कि कोर्ट के अंदर अगर रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं और रेगुलरली काम कर रहे हैं, तो आप ये खुद बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे कि विगत 5 से 6 सालों के अंदर जो है एक मेजर चेंजेस आपको टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। और कोर्ट्स ने जो है 2 सालों के अंदर बहुत मेजर टेक्नोलॉजी जो है वो इनकलकेट करी है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है एक्ट का, और आप भी बहुत कुछ फोकस रखिए डिजिटल रिकॉर्ड्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर। और मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, जो भी नए लॉयर्स हैं और जो भी नए लॉ स्टूडेंट्स हैं, कि टेक्नोलॉजी से भी ज़रूर बनिए, क्योंकि अब हमारा कानून जो है पुराने धर्रों पर जो है नहीं चल रहा है। हम लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि अब क्राइम का तरीका भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्राइम टेक सेवी हो चुका है। जब क्राइम टेक सेवी होगा तो लॉयर्स को, जजेस को और जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ टीचर्स हैं, उनको भी टेक सेवी होना पड़ेगा। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। उसके बाद जज पावर, जो हमारा सेक्शन 165 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। उसमें भी थोड़ा सा मॉड्यूलेशन आया है। तो फोकस जो है वो हमारे 10 बिंदुओं के ऊपर रहेगा इस पूरे लेक्चर के अंदर। चलिए इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। ये हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट को, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मैं फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस नया इंडियन एविडेंस एक्ट बोल देता हूं। तो आप जब भी मैं नया इंडियन एविडेंस एक्ट बोलूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का रेफर कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग, हमारा ब्रेन भी इसी तरीके से बना है, हम इंडियन एविडेंस एक्ट को भूल नहीं पाते हैं। तो जो नया इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें कुल 170 सेक्शंस हैं। तो कुछ सेक्शंस जो हैं वो ऐड हुए हैं, डेफिनेटली कुछ एडिशन हुआ है, हमें देखने को मिल रहा है। 23 सेक्शंस को मॉडिफाई किया है। देखिए बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं है, जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ 23 सेक्शंस के अंदर है। 23 सेक्शंस को मॉडिफाई किया है, 5 सेक्शंस को रिपील किया है और एक नए सेक्शन को बनाया है। तब आप बोलेंगे कि दादा आप एक चीज़ बात बताओ कि पहले लगभग 167 सेक्शंस थे और
अब उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्शंस ऐड एक ही किया है, तो ये 170 कैसे हो गए? बहुत बार ब्रेकिंग ऑफ सेक्शंस भी होता है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। तो लगभग हम अगर ओवरव्यू देखें तो 23 सेक्शंस को मॉडिफाई किया है, 5 सेक्शन को हटा दिया है और एक नया सेक्शन डाला है। मेन फोकस अगर आप देखेंगे, मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के ऊपर ही किया गया है। 1 जुलाई 2024 को ये आया था, 1 जुलाई 2024 से लागू है पूरे देश के अंदर, और लगभग 1 जुलाई 2026 को 2 साल की हम एनिवर्सरी भी कंप्लीट करने वाले हैं। जस्ट एक महीना बचा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमें ये चीज़ों पे एक बार विचार करना ज़रूरी है कि नए लॉज को हमने 2 साल देखा, बट क्या हमने उसको उस नज़रिए से पढ़ा जिस नज़रिए से आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो के अंदर पूरा बने रहते हैं तो मैं आपको एक चीज़, एक पॉइंट पे सोचने पे मजबूर करूँगा कि एक बार फिर से किताब उठाई जाए और इन बिंदुओं के ऊपर जिन पे हमने इन आज चर्चा करी है उस पर को बैक ऑफ द माइंड में रखते हुए वापस एक बार एक्ट को पढ़ा जाए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, कन्फेशंस के ऊपर और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। ये 2-3 चीज़ों पे भी हमारी चर्चा होगी। अब बात आती है कि इसको हम लोग ये देखें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 का, वो एट द ग्लांस क्या बोलता है। 170 सेक्शंस हैं, 23 सेक्शंस मॉडिफाई हुए हैं, ये हमने बात करी, 5 सेक्शंस रिपील हुए हैं और एक नया सेक्शन जो है वो ऐड हुआ है। चलिए, अब सबसे पहला हम लोग चलते हैं रिपील एंड सेविंग क्लॉज के ऊपर। रिपील एंड सेविंग क्लॉज देखते हैं, डायरेक्टली सेक्शन 170 पे जंप करते हैं। क्या बोल रहा है सेक्शन 170? एनी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग्स और अपील पेंडिंग ऑन 1/7/2024 shall continue to be dealt under the Indian Evidence Act 1872 as if भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैड नॉट कम इन टू द फोर्स। तो कोई भी अगर ट्रायल देखा जाए, ट्रायल पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, कब 1/7/2024 को, तो वो कंटिन्यू होगी इसी तरीके से कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। मतलब एक सिंपल से भाषा में अगर हम लोग बात करें कि पेंडिंग कोई भी अगर चीज़ है, मतलब चीज़ मतलब क्या, एप्लीकेशन पेंडिंग है, ट्रायल पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है 1/7/2024 को, तो वो उसी पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट से कंटिन्यू होगी और उसी पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट से गवर्न होगी। कोई भी प्रोसीडिंग अगर 1/7/2024, एक सिंपल भाषा में मैं आपको बोलूँ, 1 जुलाई 2024 को कोई भी अगर प्रोसीडिंग न्यायालय के अंदर पेंडिंग है, कोर्ट के अंदर अगर पेंडिंग है, तो उस पेंडिंग प्रोसीडिंग पर पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। सिंपल सी बात है, यही बात कर रहा है रिपील और सेविंग क्लॉज। सेविंग क्लॉज एक्चुअली बात कर रहा है, इट इज़ अ सेविंग प्रोविजन, कि भाई पेंडिंग चीज़ के ऊपर जो है पुरानी चीज़ लगेगी। बात बिल्कुल सही है, पेंडिंग के ऊपर जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, पेंडिंग चीज़ के ऊपर पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। नई चीज़ के ऊपर जो है, मतलब 1/7/2024 के बाद अगर कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो उस पर नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। सिंपल सी साधारण शब्दों में ये बात होती है। अगर कोई भी 1/7/2024 को पेंडिंग प्रोसीडिंग है तो पुराना वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा, और 1/7/2024 के बाद, मतलब 1/7/2024 के बाद अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो रही है तो नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, अब 1/7/2024 को अगर ऐसा कोई केस हुआ होगा, अभी भी मैं आपको बताऊं कोर्ट्स के अंदर ऐसे भी कुछ डेड चार्जशीट्स होती हैं जो अभी तक पेश ही नहीं होती। मतलब मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि उनकी अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। कुछ पर्टिकुलर इक्का दुक्का ऐसे मामले होते हैं पुलिस स्टेशंस के कि उन्होंने जो है अभी भी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग रखी है, कभी कभी आरोपी नहीं मिल रहा, कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसको कोई नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि साल के अंत के अंदर जितने भी थाने वाले होते हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, अपनी चार्जशीट कोर्ट के अंदर सब पेश कर देते हैं, वो ज़ीरो कर देते हैं, जिससे नए साल से नया जो है क्राइम नंबर चालू होता है, तो नई चीज़ें नए साल से चालू हों। बट अब होता ये है, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेशन अगर 1/7/2024 को पेंडिंग हो और मान लीजिए चार्जशीट बाद में पेश हो,
इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है बट चार्जशीट बाद में आएगी, तो भाई कोर्ट के लिए तो नया मामला है, तो वहाँ पर नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लग जाएगा, क्योंकि कोर्ट के सामने जो है इंक्वायरी और ट्रायल जो है वो नया है। भाई हमारे कोर्ट के सामने तो नई चीज़ आई, तो वहाँ पर जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। एक लीगल मैक्सिम हम लोग बहुत बार पढ़ते हुए आते हैं, लेक्स नॉन कॉगेटिव पॉसिबली, लॉ डज नॉट एक्सेप्ट impossible things from anyone. So if the evidence was collected under Indian Evidence Act सेक्शन 65B के अगर अंदर कुछ कर किया है, तो हम लोग वापस प्रोसिक्यूशन को फोर्स नहीं कर सकते कि उसको सेक्शन 63, जो सेक्शन 65 था, जो 65B का हम सर्टिफिकेट बोलते थे, वो 65B जो है अब इसमें क्या हो गया, 63 हो गया है। तो हम लोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते प्रोसिक्यूशन से कि साहब अगर 65B में आपने कोई एविडेंस कलेक्ट करके रखा हुआ है, मतलब पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, और इस बीच में अगर कोई नया इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो जाता है, तो प्रोसिक्यूशन को फिर से बोला जाए, मतलब पुलिस को फिर से बोला जाए कि साहब आप फिर से कलेक्ट करो, तो ये संभव नहीं है। तो ये कुछ सेविंग प्रोविज़न हुआ, और इस सेविंग प्रोविज़न के हिसाब से जो है हमने ये समझ लिया कि पुरानी वाली चीज़ के ऊपर पुराना लगेगा काम, और नया वाली चीज़ के अंदर मतलब 1 जुलाई 2024 से अगर कोई नई प्रोसीडिंग्स आती हैं, तो 1 जुलाई 2024 के पश्चात अगर कुछ भी चीज़ होती है तो डेफिनेटली नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ से जो है कुछ मेजर चीज़ें चेंज हुई हैं डेफिनेशन के अंदर। डॉक्यूमेंट की बात अगर हम लोग करें, मतलब डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट पर अगर हम लोग जाएं, तो यहाँ पे चेंज है। पुराना वाला जो सेक्शन 3 था, अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने ये, अब आप देखते रहिएगा, क्योंकि जो हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं, ये वीडियो के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं हमने सब कुछ गवर्न कर लिया है। मतलब इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने के लिए, मतलब नया पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उनका रीनंबरिंग और रीअरेंजमेंट हुआ है, बट कानून मोर और लेस वही है। तो जो जो चेंज हुआ है वो मैंने सब इसके अंदर इंक्लूड किया है। देखिए पुरानी डेफिनेशन जो डॉक्यूमेंट की थी, दस्तावेज़ की थी, वो क्या बोलती है, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures or marks intended to be used for purpose of recording that matter। देखिए मैं आपको कानून नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसके अंदर आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या क्या है। मैं आपको ये वीडियो सिर्फ चेंजेस के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि संभवतः इसके बाद मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स भी चालू करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि की चेंजेस क्या है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग कानून नहीं पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखिए अब नया इंडियन एविडेंस एक्ट एक थोड़ा सा एग्जॉस्टिव बना रहा है, इसका इंक्लिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर expressed or described or otherwise recorded upon any substance by means of letter, figures or marks or any other means। ये देखिए ये एक शब्द नया आया है, any other means, and includes इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। एक सवाल आता है कि सब एक तरफ उन्होंने बात करी है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, और दूसरी तरफ बात करी है डिजिटल रिकॉर्ड की। डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो क्या अलग अलग चीज़ें हैं? ये मतलब दोनों शब्द जो है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं कि वो सेम है। बात बिल्कुल आपकी सही है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इस्तेमाल भी किया और उन्होंने डिजिटल शब्द का भी इस्तेमाल किया है। अब ज़रूरी तो नहीं था कि दोनों शब्द का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी सब कुछ आ जाता, बट कहीं ना कहीं लॉ मेकर्स की जो मंशा है वो ये है कि हर तरीके का जो डिजिटल रिकॉर्ड है, चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस हों, सॉफ्ट कॉपी हो, हार्ड कॉपी हो, वो सब, हार्ड कॉपी तो खैर डॉक्यूमेंट्स में वैसे ही कवर हो जाएगी, बट सॉफ्ट कॉपी हो, वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी डिवाइस के ऊपर स्टोर क्यों ना की गई हो, उसको इन्होंने कवर किया है इसके अंदर। तो दोनों शब्द को लिखते हुए उनका एम्फेसिस जो है वो ये है कि जितने भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को आप इमेजिन कर सकते हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त पर, उन सब के अंदर स्टोर होने वाली इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट उन्होंने माना है। तो डेफिनेशन को ब्रॉड करने की जो है कहीं ना कहीं मंशा है हमारी लॉ मेकर्स की।
तो अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उन्होंने देखिए नया इलस्ट्रेशन डाला है, सिक्स्थ इलस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑन ईमेल्स, सर्वर्स, सर्वर लॉग्स। अब जैसे व्हाट्सएप के अगर आप देखें तो व्हाट्सएप के लॉग्स होते हैं, लॉग्स फाइल होती हैं, तो वो लॉग्स फाइल हुई, या आप ये कह लें कि कोई भी लॉग्स फाइल होती हैं। जैसे अगर आप कोई भी डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, अगर कोई व्यक्ति आईटी कंपनी से रिलेटेड हो और आईटी कंपनी के बारे में जानता हो, तो उसके अंदर डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। अब उसके अंदर क्या रहता है, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति उसके अंदर एंट्री करता है तो लॉग्स फाइल मेंटेन होती हैं। तो वो लॉग्स फाइल के अंदर जो इन्फॉर्म्ड जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप्ड है, उसको भी जो है इन्होंने डॉक्यूमेंट की श्रेणी में माना है। डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स हुआ, लैपटॉप्स हुए, स्मार्टफोन्स हुए, मैसेजेस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंसेस, मतलब जीपीएस लोकेशनल, जहाँ भी आपका जीपीएस सर्विसेज काम करती हैं, या ऐसे पर्टिकुलर डिवाइसेस जो कि लोकेशनल एविडेंस क्रिएट करते हों। बहुत बार अगर आप फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर आपने कभी थोड़ा सा काम किया है, ऐसे पर्टिकुलर हमारे लॉयर्स, हमारे अधिवक्ता बंधु जिन्होंने ख़ास तौर से फॉरेस्ट के रिस्पेक्ट में काम किया है, या ऐसे हमारे जजेस या ऐसे हमारे फोर्स के लोग जिन्होंने फॉरेस्ट में काम किया है, फॉरेस्ट के अंदर जब भी फॉरेस्ट का कोई क्राइम होता है, मैं वाइल्ड लाइफ की क्राइम की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेस्ट की क्राइम की बात कर रहा हूँ, तो जीपीएस लोकेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जिस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट होता है, मतलब अक्यूज एनक्रोच करता है, या फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कुछ ना कुछ क्राइम होता है, तो वहाँ पर ये बताना बड़ा ज़रूरी है कोर्ट के अंदर कि वो पर्टिकुलर जो ज़मीन थी वो एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड के अंदर आती है। तो जीपीएस वहाँ पर मतलब एक मेजर रोल प्ले करता है, और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स, जो फॉरेस्ट पुलिस होती है, वो जीपीएस लोकेशंस और जीपीएस डिवाइसेस भी लेकर मौके पर और घटनास्थल पर जाते हैं। तो वो डिवाइसेस हुए, वॉइस मेल मैसेजेस हुए। अब तो आपको मालूम होगा कुछ सालों से एप्पल ने भी वॉइस मेल मैसेजेस चालू कर दिए, और संभवतः एंड्रॉयड ने भी वॉइस मेल मैसेजेस हो गए हैं। अब किसी भी डिजिटल डिवाइस के ऊपर ये स्टोर हो, सबको उन्होंने कवर किया है। तो अब अगर डॉक्यूमेंट की आप यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, सेक्शन 3 के अंदर फोकस बहुत कुछ, अब देखिए 1872 के अंदर एक्ट बना था, उस वक्त पे मेरे हिसाब से फ़ोन का आविष्कार भी नहीं हुआ था। बट अब हमारा जो फोकस है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। हम लोग पेपरलेस कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम लोग पेपरलेस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। तो जब पेपरलेस सिस्टम्स होंगे, पेपरलेस कोर्ट्स होंगे, पेपरलेस क्राइम होना चालू हो जाएगा, तो पेपरलेस जब क्राइम होगा तो भाई फोकस तो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे ही होगा। तो डॉक्यूमेंट को उन्होंने बहुत कुछ फोकस किया है कि सब हर तरीके का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, हर तरीके का डिजिटल डिवाइस हुआ, उसके अंदर इन्फॉर्म्ड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, अगर वो हमारे केस से संबंधित है तो वो डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगी। तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, डेफिनेशन चेंजेस में एविडेंस की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चेंज जो है हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, ओरल एविडेंस की अगर अपन लोग बात करें तो ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू द मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, ये इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता था। तो ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर द विटनेस। तो देखिए यहाँ पर फोकस कहाँ पर आ गया, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस पे आ गया, ऑडियो विजुअल डिवाइसेस पर। अब तो आपको मालूम है कोर्ट्स के अंदर जो है वीसी से भी गवाहियाँ होती हैं, तो ऑडियो विजुअल डिवाइसेस पे आ गया। स्टेटमेंट्स वाया ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स नाउ इंक्लूडेड, ये इन्होंने अलाइनमेंट किया, मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका अलाइनमेंट हुआ बीएनएसएस से। क्योंकि आप जानते हैं जैसे कि अब 164 के स्टेटमेंट्स हैं सीआरपीसी के, जो अब 183 बीएनएसएस हो गए हैं। एक बार ज़रूर इसको क्लैरिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा सेक्शंस ऐसे याद नहीं हैं। मैं भी ओल्ड स्कूल हूँ, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग ओल्ड स्कूल हैं। तो 183 जो बीएनएसएस के स्टेटमेंट्स हैं वो भी जो है ऑडियो विजुअल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से आप कर सकते हैं, मतलब 164 के स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, तो वो भी इन्होंने इंक्लूड किया। तो दोनों एक्ट का जो है सिंक्रोनाइजेशन हुआ।
अब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर देखिए, यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, जबकि ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, फोकस किस पे किया, डिजिटल रिकॉर्ड्स पे फोकस किया, डिजिटल रिकॉर्ड को ऐड किया, यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हुआ डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये चीज़ जो है ये मेजर चेंजेस हुए हैं। अब अगर आप देखें जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा था, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 और 4 थे, सेक्शन 4 क्या था आपका, प्रूफ वाला था, मे प्रज्यूम, शैल प्रज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ वाला सेक्शन। और सेक्शन 3 जो था वो डेफिनेशन की बात करता था, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता हूँ। और सेक्शन 2 जहाँ तक मुझे याद है वो रिपील्ड हो चुका था। तो सेक्शन 3 जो हुआ करता था पुराने में, वो डेफिनेशन वाला पार्ट था। तो इन्होंने नए इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या किया कि जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट था, 3 और 4 जो सेक्शन थे, उसको क्लब करके सेक्शन 2 बना दिया। सेक्शन 2 बना दिया मतलब एक कंपाइल करके, मतलब सेक्शन 3 और 4 पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट का जो था, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का जो था वो मर्ज हुआ है किसके अंदर, सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मतलब नए वाले इंडियन एविडेंस एक्ट में। कोर्ट की डेफिनेशन, कंक्लूसिव प्रूफ, डिसप्रूव्ड, डॉक्यूमेंट को एक्सपेंड किया है, डेफिनेशन एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंडेड। ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि क्या रहता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो मतलब बहुत कम जिसमें चेंजेस आए हैं। तो आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा कि साहब अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं, तो अपना फोकस जो है वो भारतीय न्याय संहिता पे हम रखें, मतलब नई वाली आईपीसी और नए वाले सीआरपीसी पे रखें, और इसको कहीं ना कहीं आप दरकिनार कर जाएं। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सटल चेंजेस आए हैं, बट बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। क्योंकि जब आप इसको बीएनएसएस की लाइट में देखेंगे तो आपको इसकी खूबसूरती और जो है मतलब मेरे हिसाब से बढ़ चढ़ कर समझ में आएगी। तो यहाँ एविडेंस की परिभाषा के अंदर एक्सपेंशन हुआ है, फैक्ट इन इशू, इंडिया में प्रेज्यूम, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, और इनको सबको क्लब करके सेक्शन 2 बना दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। तो ये एक मेजर चेंज हुआ, क्लबिंग हुआ, मर्जिंग ऑफ दी ओल्ड सेक्शंस हुआ इसके अंदर। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों एक मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स थोड़े भी पसंद आ रहे हों तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आऊँ। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमेशा जो भी डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इस चैनल को बढ़ाया तो आपको जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए 1 रुपया भी, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर्स आपके लिए लेकर आऊँगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। चलिए वापस आते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पढ़ा होगा, सेम ट्रांजैक्शन, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता था, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ये पुराने वाली की सेक्शन 6 है। अब हम लोग देखते हैं नए वाले में क्या हुआ, जो सेक्शन 4 बन गया है। अब फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और रेलिवेंट फैक्ट को इंक्लूड किया किसकी भाषा में, सेक्शन 4, मतलब सेम ट्रांजैक्शन के अंदर रेलिवेंट फैक्ट एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो ये एक मेजर चेंजेस आया है। फैक्ट कनेक्टेड विद द रेलिवेंट फैक्ट जो थे वो एक्सक्लूड कर दिए गए थे, बट अब फैक्ट्स कनेक्टेड विद द रेलिवेंट फैक्ट वो भी रेलिवेंट हैं। मतलब देखिए, फैक्ट इन इशू से जो फैक्ट कनेक्टेड है, ये फैक्ट इन इशू है, इससे फैक्ट जो कनेक्टेड है, मान लीजिए F1 कनेक्टेड है, F2 कनेक्टेड है, F3 कनेक्टेड है, तो ये तो सेम ट्रांजैक्शन का सेक्शन 6 पुराने वाले में रेलिवेंट था ही। बट मान लीजिए फैक्ट इन इशू से सॉरी मैं ऊपर लेकर आता हूँ। अब मान लीजिए फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड वाला जो फैक्ट है, रेलिवेंट फैक्ट, इससे भी अगर कोई कनेक्टेड फैक्ट है तो वो भी अब सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेलिवेंट हो जाएगा। तो वाइडर स्कोप क्या किया साहब, स्कोप कर दिया वाइड। ये सब स्कोप पता है क्यों वाइड किए गए,
टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। बहुत बार क्या होता है, फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट है, वो बिल्कुल बात सही है। वो बिल्कुल बात सही है कि रेलिवेंट फैक्ट तो सेक्शन 6 में या सेक्शन 4 में कवर हो ही जाएगा, बट इससे रिलेटेड भी अगर कोई फैक्ट है, इससे रिलेटेड भी कोई फैक्ट है, भले ही ये फैक्ट ना फैक्ट एंड इशू है, ना ही रेलिवेंट फैक्ट है, बट क्योंकि ये रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी सेक्शन 4 में रेलिवेंट होगा। बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि आपके साथ क्राइम हुआ और एक बहुत दूरस्थ लोकेशन में कोई लॉग फाइल बनी, कोई ऐसी डिजिटल एविडेंस बना, कोई ऐसी चीज़ बनी जो कि हमारे लिए सपोर्ट में आ सकती है। अब क्योंकि हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस केस को देखते हुए जो है, उस केस के को देखते हुए आपको ये बात देखनी चाहिए कि यहाँ पर स्कोप वाइड किया है, जिससे उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को भी हम लोग अपने केस के अंदर लेकर आ सकें और उससे हमारे केस को फ़ायदा मिल सके। तो वाइडर स्कोप किया है। चलिए साहब, एक जो चीज़ हमने देख ली, उसके बाद हम लोग बात करते हैं साहब कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड। जो पहले सेक्शन 30 था, उसके अंदर भी जो है एक मेजर चेंज आया है। एक्सप्लेनेशन 1, ऑफेंस इंक्लूड्स अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, बट उस वक्त पे जॉइंट ट्रायल वाज नेसेसरी टू मेक द कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड रेलिवेंट। सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट में जॉइंट ट्रायल जो है वो नेसेसरी है, जॉइंट ट्रायल नेसेसरी है। बट अब एक्सप्लेनेशन 1 तो उन्होंने सेम रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट एक नया एक्सप्लेनेशन डाला है, न्यू एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ऐड हुआ है। जो पहले सेक्शन 30 था वो अब सेक्शन 24 है। ट्रायल ऑफ द पर्सन इन एब्सेंशिया अंडर सेक्शन 356 ऑफ BNSS वेयर accused absconded or failed to comply with proclamation under section 84 BNSS shall be deemed to be joint trial। तो ट्रायल ऑफ एब्सेंशिया को जो है इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। ट्रायल ऑफ एब्सेंशिया BNSS में आ चुका है। अब इसके अंदर हम लोग जब BNSS पे कभी बात करेंगे तो चर्चा करेंगे, तो वो चीज़ जो है इन्होंने जॉइंट ट्रायल में इंक्लूड करी है। अब साहब आते हैं हम ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स पे। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो एक मेजर इसके अंदर रोल लेकर आया है और मेजर चेंजेस इसके अंदर ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स यहाँ पर लेकर आया है। अब ये देखना है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स में क्या चेंजेस आए हैं, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जो पुराना सेक्शन 45 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें एक्सपर्ट्स कौन कौन से थे? फॉरेन लॉ से थे, साइंस से थे, आर्ट से थे, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स थे और फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस के थे। अब देखिए एक्सपर्ट्स कौन से, फॉरेन लॉ सेम, साइंस, आर्ट, एनी अदर फील्ड। देखिए एनी अदर फील्ड डाल दिया, एनी अदर फील्ड। अब एनी अदर फील्ड डालने से देखिए मेरे हिसाब से स्कोप जो है वो बहुत कुछ वाइड हो चुका है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर आप कितनी डेफिनेशंस को जोड़ेंगे, ये संभव नहीं है कि आप यहाँ पर एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जनरेट करें, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पे जनरेट नहीं हो सकती, तो इन्होंने एनी अदर फील्ड डाल दिया। क्योंकि अब आईटी एक्सपर्ट्स को, अब कितनी आईटी एक्सपर्ट्स को, साइबर एक्सपर्ट्स, अब देखिए अब डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे, आईटी स्पेशलिस्ट होंगे। अब ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इनकी आप लिस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, सॉरी ट्रांसफ़र नहीं, मतलब लिस्ट प्रिपेयर नहीं की जा सकती। आप कैसे प्रिपेयर करोगे? क्या ये संभव है कि इस वक्त पर आप एक्सपर्ट की लिस्ट बना पाओ? अगर आप बना भी दो, चलो फॉर एग्जांपल आपने 100 लिस्ट बना दी एक्सपर्ट की, फिर भी कोई ना कोई छूट जाएगा। और समय के साथ हो सकता है कि अब मान लीजिए कि अब क्रिप्टो करेंसी चल रही है, अब क्रिप्टो करेंसी से जो है अगर रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होता है, तो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्सपर्ट होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एक्सपर्ट होगा, आपको मालूम होगा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। अब वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो आके काम करेगा, वो यहाँ पर अपनी ओपिनियन देगा, तो इसको आप यहाँ पर लिख नहीं सकते, संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने एनी अदर फील्ड लिख दी। अब मैं आपको बताऊँ
जैसे आप, क्योंकि हम सभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे कोर्ट्स के अंदर जो हमारे एनजेडीजी सर्वर्स चलते हैं, सीआईएस चलता है, ई कोर्ट ऐप्स चलता है, तो वो भी किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। अब वो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो एक्सपर्ट होगा वही आके बता पाएगा। तो अब आप यहाँ पे एक एग्जॉस्टिव लिस्ट जनरेट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वाई दे हैव मेंशन्ड एनी अदर फील्ड। ठीक है। सेक्शन 63 BSA रिक्वायर्स एक्सपर्ट सर्टिफिकेट विथ एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आउटपुट, ब्रॉडर एक्सपर्ट डेफिनेशन किया है। सेक्शन 63 पे भी हम चर्चा आगे करेंगे। प्रोसिक्यूशन, डिफेंस एंड प्राइवेट पार्टीज कैन मोर इजीली फाइंड क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स लोकली। एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकते हैं जिनको उस फील्ड का नॉलेज है, नॉट डिग्री वाइज। जो हम पेरिटस जिनको बोलते हैं, वो भी मतलब जिन्होंने थ्रू टाइम, अब जैसे आपको मैं बताऊँ, एक मैकेनिक जो होता है, अब हमारी जो बाइक्स सुधारता है, कार सुधारता है, बहुत बार उन्होंने डिप्लोमा किया होता है आईटीआई से, बट बहुत बार डिप्लोमा नहीं होता, किसी उस्ताद के साथ लगते हैं, 20 साल उन्होंने काम कर लिया है। उनको मेरे हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियर से ज़्यादा नॉलेज हो जाता है गाड़ी का, क्योंकि उनको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें, मतलब गाड़ी की क्या क्या स्पेयर पार्ट्स हैं, कैसे खोलना है, कैसे उसको जोड़ना है, कैसे बनाना है। तो वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप किसी केस स्पेसिफिक में अगर ज़रूरत होगी, तो उनके पास डिग्री भले ही ना हो, बट उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी इस एक्सपर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब साहब क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो देखते हैं। प्राइमरी एविडेंस में चेंज हुआ है साहब। इसके अंदर न्यू डिजिटल एक्सप्लेनेशंस जुड़े हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्राइमरी एविडेंस आपको याद है ना, सेक्शन 59, 60 ये ओरल एविडेंस पर था। उसके बाद सेक्शन 61, 62 सेकेंडरी एविडेंस था, 61 प्राइमरी एविडेंस था। उसके बाद सेक्शन 63 था, 64 था, फिर 65 में सेकेंडरी एविडेंस की रिक्वायरमेंट थी, फुलफ़िल करनी होती थी। याद है, पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट किसी वक्त में पढ़ा था हम लोगों ने। तो सेक्शन 62 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो अब सेक्शन 57 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, नया वाले इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। इसके अंदर चेंज हुआ है। इसके अंदर कुछ नए एक्सप्लेनेशन डाले हैं, एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 5, एक्सप्लेनेशन 6 और एक्सप्लेनेशन 7। देखें अगर आप, तो पूरा पूरा फोकस फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है आप मेरे व्यक्तिगत मत से सहमत ना भी हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नया इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना है ना, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को देखते हुए बनाया गया है। मतलब उनका ये था कि यार बाकी तो ये बहुत वेल ड्राफ्टेड है, वेल क्राफ्टेड है, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, हर तरीके से एग्जॉस्टिव है, इसमें बस ये करो कि फालतू की चीज़ें जो हैं, अब वो ब्रिटिश किंगडम से रिलेटेड चीज़ें भाई वो हटाया जाए, फालतू की चीज़ें जो बिल्कुल ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हैं वो उन चीज़ों को हटा दो, और जो अब आज के वक्त की नई टेक्नोलॉजी है उसको डाल दिया जाए, और उसके बाद ओपन एंडेड इसको छोड़ दिया जाए कि हर तरीके की नई टेक्नोलॉजी समय समय पर इसको रेलिवेंट बना दिया जाए। सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है। बस ये मेरा व्यक्तिगत मत है, हो सकता है आप सहमत ना हो और हो सकता है आप सहमत हो। चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं अपन साहब दोस्तों। क्या बोल रहे हैं, साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल स्टोरेज की उन्होंने बात करी है। वेयर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशली इन मल्टीपल फाइल्स। मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो एक ही वक्त पर सेवरल मल्टीपल फाइल्स में स्टोर हो रहा है। अब सेवरल मल्टीपल फाइल्स मतलब एक ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अब ये वैसी ही चीज़ है जैसे हम एक साथ डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते थे, एक साथ कॉपीज़ निकालते थे, तो हर कॉपी प्राइमरी एविडेंस होती थी। बट अब डिजिटल रिकॉर्ड के अंदर क्या होगा, डिजिटल रिकॉर्ड के अंदर अगर एक वक्त पर 100 टाइप की सिमिलर फाइल्स अगर बन रही, तो वो 100 की 100 फाइल्स जो हैं वो प्राइमरी एविडेंस होगी। एग्जाम्पल भी है, वीडियो फॉरवर्डेड इन व्हाट्सएप ग्रुप, एक बार में वीडियो आपने फॉरवर्ड किया व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो 100 लोगों को एक साथ वो वीडियो मिल गया, 100 की 100 जो है वो प्राइमरी एविडेंस आएंगी। ठीक है। साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग, ये इन्होंने इसको प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में लेकर आए हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली स्टोर्ड, साइमल्टेनियस स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड ब्रॉडकास्ट, हर एक जो स्टोर्ड रिकॉर्डिंग है वो प्राइमरी एविडेंस है। यूट्यूब लाइव हुआ, इंस्टाग्राम लाइव हुआ, ओटीटी लाइव टेलीकास्ट, टेलीग्राम रिकॉर्डिंग ऑन पीसी और लैपटॉप हुआ। प्रॉपर कस्टडी को उन्होंने इंक्लूड किया है प्राइमरी एविडेंस में। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, अगर प्रॉपर कस्टडी से आएगा तो वो प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा। मान लीजिए सीडीआर,
कॉल डिटेल रिपोर्ट फ्रॉम टेलीकॉम प्रोवाइडर, सीसीटीवी फ्रॉम पुलिस सर्विलेंस, फोटोज़ फ्रॉम फोटोग्राफर्स पोजेशन, ये सब क्या है, प्रॉपर कस्टडी में आएंगे और ये प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएंगे। अब टेलीकॉम प्रोवाइडर की बात है, अभी हाल ही में भारत के अंदर एक बहुत चर्चित केस हो रहा है। अब उस चर्चित केस के अंदर अगर जो विक्टिम है, जो डिसीज्ड है, उसकी सीडीआर लेकर आनी है, तो अब सीडीआर लेकर आनी है तो साहब उसमें क्या किया जाएगा। भाई मान लीजिए एयरटेल से आपको सीडीआर लेकर आनी, तो वो सीडीआर कौन देगा, टेलीकॉम कंपनी देगी। प्रॉपर कस्टडी से आ रही है, सर्टिफिकेट लगा के देंगे तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अगर आपको देनी है वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज़ फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, टैम्परिंग नहीं उसके अंदर होनी चाहिए। मल्टीपल स्टोरेज और स्पेसेस, अब इन्होंने क्लाउड स्टोरेज को भी इसमें इंक्लूड किया है। बहुत बार क्या रहता है, अब जैसे डिजी लॉकर के अंदर आपने स्टोर किया हुआ है, क्लाउड स्टोरेज है, तो वो सब जो है इसके अंदर प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा। तो 4 नए एक्सप्लेनेशन जो हैं साहब वो इन्होंने जोड़े हैं। कुछ आगे और डील करते हैं हम इसको, थोड़ा सा हम लोगों ने आगे डिस्कस भी किया है, आप देख सकते हैं। मैंने पूरे एक्सप्लेनेशंस को आगे डिस्कस करने का प्रयास किया है। चलते हैं अब प्राइमरी एविडेंस जो है एक्सप्लेनेशन 4 पर। अब साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियल स्टोरेज हो रहा है मल्टीपल फाइल्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, वो साइमल्टेनियसली एक साथ जो है अब व्हाट्सएप ग्रुप में जा रहा है, ईमेल अटैचमेंट में जा रहा है, क्लाउड में जा रहा है, मल्टी कैमरा रिकॉर्डिंग है। अब मान लीजिए मल्टी कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है तो एक ही जगह से, मतलब एक ही जगह पर जो है मल्टी कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही, तो सब जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और मतलब प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा। एक्सप्लेनेशन 5 और 6 पे अपन चलते हैं। प्रॉपर कस्टडी से जो हम लोगों ने बात करी थी, भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो प्रॉपर कस्टडी से अगर आता है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चा कर ली, थोड़ा सा और उसको ब्रीफ में मैंने बनाने का प्रयास किया। आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके वीडियो, मैं ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन 7 है क्लाउड स्टोरेज, टेम्प्रेरी फाइल्स जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस जो होंगे तो वहाँ से भी अगर कोई फाइल आती है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस की श्रेणी में आएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस में। अब सेकेंडरी एविडेंस की अगर अपन लोग बात करें, सेकेंडरी एविडेंस की बात करें तो 3 नए कैटेगरीज जो हैं वो इसमें आई हैं। 3 नई कैटेगरीज जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर इंक्लूड हुई हैं? सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करता था। वो सेक्शन 58 जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अब यहाँ पर जो है इन्होंने डेफिनेशन को इंक्लूसिव बनाया हुआ है, इंक्लूड शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, तो डेफिनेशन जो है वो इंक्लूसिव बनी है। पहली डेफिनेशन क्या थी? सर्टिफाइड कॉपीज़, मैकेनिकल प्रोसेस, कॉपीज़ मेड और कंपेयर्ड फ्रॉम ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स और ओरिजिनल अकाउंट्स बाय पर्सन हु हैज सीन दी डॉक्यूमेंट्स। ये 5 कैटेगरी का था, तो उन्होंने 5 तो वो है सेम रखी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट नए उन्होंने 3 और डाल दिए। ओरल एडमिशंस, एडमिशंस इन ओरल टेस्टिमनी, इसको उन्होंने सेकेंडरी एविडेंस बनाया। रिटर्न एडमिशंस, अगर आप उसको प्लीडिंग एफिडेविट से डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई रिटर्न एडमिशन है तो उसको उन्होंने सेकेंडरी एविडेंस माना है। एविडेंस ऑफ स्किल्ड एग्जामिनर ऑफ बल्कियर डॉक्यूमेंट्स, उसमें 3 कंडीशंस ऐड करी हैं, तो ये भी जो है इसमें सेकेंडरी एविडेंस की श्रेणी में आता है। ओरल एडमिशंस, रिटर्न एडमिशंस और स्किल्ड एग्जामिनर ऑफ बल्कि डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 61 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो है वो नया इंसर्शन है, नया सेक्शन है, न्यू सेक्शन है फॉर द क्लैरिफिकेशन पर्पसेस। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, नथिंग इन दिस अधिनियम शैल अप्लाई टू डिनाई the admissibility of electronic record or electronic or digital record in evidence on the ground that it is an electronic or digital record, and such a record shall subject to section 63 have the same effective validity and enforceability एस अदर डॉक्यूमेंट। ये नया इन्होंने सेक्शन दिया है। सिर्फ इस ग्राउंड पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते कि जो वो डॉक्यूमेंट है, जो रिकॉर्ड है वो डिजिटल रिकॉर्ड है। कोर्ट सिर्फ इसी बात पे जो है वो उस चीज़ को मतलब एविडेंस को रिजेक्ट नहीं करेगा। सेम लीगल इफेक्ट होगा जैसे कि फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स की
एविडेंशरी वैल्यू रहती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की भी जो है एविडेंशरी वैल्यू रहेगी। इट इज़ सब्जेक्ट टू सेक्शन 63, जो सेक्शन 65B था, बस वैसे ही सेक्शन 63 है। अब अपन बात कर रहे थे ना कि सब वो 170 सेक्शंस कैसे हो गए, मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी। तो बहुत सारे इंसर्शंस भी हुए थे अमेंडमेंट के द्वारा, जैसे 65B, तो वो A, B वाले जो पार्ट था उन्होंने वो हटा दिया और उन्होंने अब उसको क्या है सेक्शंस के भाग में कर दिया। ठीक है, चलिए एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं। ये चीज़ पे मैं आप सभी को इस वक्त पे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अटेंटिव हो जाएं, क्योंकि ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर जाकर। जो सेक्शन 65B था वो अब सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। तो जो चीज़ें इसके अंदर चेंज हुई हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरा फोकस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो यहाँ पर हमें अटेंटिव होकर इसको देखना पड़ेगा। पहले सिर्फ कंप्यूटर शब्द था, बट अब क्या है, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस ऐड किया हुआ है। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस, एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, एनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब हर तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस को ऐड किया है। मतलब इस मोबाइल हो गया, टैबलेट्स हो गए, TOT, ये कौन से TOT, IoT डिवाइसेस हुए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हुए। देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी तो आप देखें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आएगा। आप CT स्कैन करवाने जाते हैं, सोनोग्राफी करवाने जाते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही तो आएंगे। और उनके अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, भले ही वो थोड़ा अलग टाइप की लॉग्स फाइल होंगी, अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन होंगी, हम लोग उसको नहीं जानते क्योंकि मेडिकल फील्ड से नहीं है, बट उसके अंदर जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी तो डिजिटल एविडेंस का ही भाग होंगी, तो वो भी इसके अंदर आएगा। वो भले ही कंप्यूटर ना हो भाई, अब आप उसको सोनोग्राफी मशीन को कंप्यूटर थोड़ी बोल सकते हो, उससे अटैच्ड रहता है कंप्यूटर, उससे अटैच्ड रहता है डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस रहता है, बट प्योरली मशीन को थोड़ी आप कंप्यूटर बोल सकते हो। मतलब वो है कंप्यूटिंग टाइप की ही मशीन्स, बट इट इज़ नॉट प्योरली कंप्यूटर्स। टीवी हुआ, व्हीकल्स भी इन्होंने ऐड किए। अब देखिए एनी डिवाइस स्टोरिंग वाइटल एविडेंस। अब क्या आप बोलते हो कि व्हीकल्स इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते? इंफॉर्मेशन वहाँ भी स्टोर होती है। अब तो खैर व्हीकल जितने भी हैं बहुत ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। एक लैपटॉप से एक सॉकेट लगता है और गाड़ी का पूरा जो है बायोडाटा जब आप सर्विस कराने जाते हैं पूरा पता चल जाता है, तो वहाँ भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो इंफॉर्मेशन किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर स्टोर हो सकती है, तो वो यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड करी है। पहले ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया की बात करते थे, तो अब ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मीडिया और सेमीकंडक्टर मेमोरी और एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी आप देखिए, हमारे यहाँ जो पहले हार्ड डिस्क हुआ करती थी, जब आप और हम बहुत छोटे छोटे थे, मतलब हमारे सामने सन 2000 या मैं बताऊँ 1996-97 की बात है, 96, 97, 98 की बात है, ज़िंदगी में पहली बार कंप्यूटर्स आया। उस वक्त पे पहली बार कंप्यूटर हम लोगों ने देखने का मौका मिला। अब जब उस वक्त पे हमने कंप्यूटर देखा तो हमारे समय पे फ्लॉपी डिस्क चलती थी, और अगर मैं सही हूँ तो 3.4 MB जो थी उसकी स्टोरेज स्पेस थी। कोट मत करिएगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट शायद 3.4 MB जो है उसकी स्टोरेज डिवाइस है। कितनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क चलती थी, और वही हमारे लिए बहुत कुछ हुआ करती थी। उस वक्त पेन ड्राइव्स वगैरह का ज़माना नहीं था, सन 1999-2000 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अब उस वक्त पे फ्लॉपी डिस्क चलती थी। अब जो है आप ये देखें, जितनी बड़ी फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी उतने बड़े तो हमारे मोबाइल्स हैं। उससे छोटे कम मतलब उससे कम चौड़ान के तो हमारे पास मोबाइल्स आ चुके हैं। तो आप ये देखिए, और उसके अंदर मतलब हमारे मोबाइल में 128 GB स्टोरेज, 1 TB स्टोरेज तक आ चुकी है। तो वो कौन सी है? वो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं। सब सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई कि नैरो स्पेसेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज देना जो है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी के ऊपर बेस होता है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इन्होंने इसमें कवर करी है। ठीक है, उसके बाद पर्सन ऑक्यूपाइंग रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पोजीशन, ये पहले हुआ करता था। अब आया है पर्सन इन चार्ज ऑफ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट ऑफ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ में सब कुछ आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा, अब यहाँ पर क्या है, पहले इंचार्ज जो है वो उसको ब्रॉड किया है। अब ज़्यादा लोग जो हैं सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं।
सेक्शन 65B का जो सर्टिफिकेट है वो अब ज़्यादा लोग, मतलब अब सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट है तो अब वो ज़्यादा लोग इशू कर सकते हैं, तो ये चीज़ सॉल्व हुई। पहले क्या था, कोई सर्टिफिकेट का अगर आप सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट देखें तो कोई फॉर्मेट नहीं हुआ करता था, कोई फॉर्मेट नहीं था। बट अब इन्होंने शेड्यूल ऐड किया है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है कि पार्ट ए जो है, पार्ट ए भरेगी पार्टी, मतलब जो खुद पेश कर रही है वो पार्टी भरेगी, पार्ट बी जो है वो एक्सपर्ट देगा, तो दोनों लोगों का सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पर अब इन्होंने सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट भी तय कर दिया है। पहले कोई फॉर्मेट नहीं था, तो जिसका जैसा बनाया, मतलब जो वकील साहब लोग हुआ करते थे, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जाएं, अब जैसे दिल्ली के आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अगर जाएंगे तो बाहर 30 तारीख के कोर्ट्स के अंदर बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनके पास प्रॉपर फॉर्मेट्स रहते हैं हर कोर्ट के अंदर। मतलब मैं खैर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं आपको वो चीज़ बता सकता हूँ कि दिल्ली के कोर्ट्स के अंदर आप जाएंगे तो 30,000 कोर्ट्स में सबके चैम्बर्स बने हुए हैं, सबके पास प्रॉपर फॉर्मेट्स हैं, उनको बस एक बोलना रहता है कि सब इस फॉर्मेट का आप डॉक्यूमेंट निकाल दो, तो उनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें प्रिपेयर्ड रहती हैं। ऐसे ही भारत के दूसरे कोर्ट्स के अंदर भी चीज़ें रहेंगी। तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो हैं जो फॉर्मेट हुआ करते थे, जिसके पास जैसा फॉर्मेट हुआ, उन्होंने एक लीगल सेमी लीगल भाषा के अंदर जो है 65B का सर्टिफिकेट दे दिया। बट अब तो है फॉर्मेट ही आ गया, अब तो इसी फॉर्मेट में पार्टी को देना पड़ेगा 65B का सर्टिफिकेट, मतलब सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट, 63(4) का सर्टिफिकेट, और एक्सपर्ट को भी देना पड़ेगा। हैश वैल्यू वगैरह भी इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि हैश वैल्यू के बारे में आपको जानकारी है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो वो भी मुझे बताइए। अपन एक इस पे भी वीडियो बना सकते हैं कि हैश वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, क्या हैश वैल्यू किसी केस में चेंज हो सकती है, हैश वैल्यू कैलकुलेटर हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं। बट इस पर थोड़ा सा कमेंट करिए, फिर अपन इस पर बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इसके अंदर आ गया। अब देखिए, सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एट ईच इंस्टेंस वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज सबमिटेड फॉर एडमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में ये चीज़ बताई थी। अब पार्ट ए जो है वो फिल करना है किसको, पार्टी को करना है। पार्ट बी जो है वो एक्सपर्ट को फिल करना है। वो अपन लोग इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था 2020 में, अर्जुन पंडित राव कोटकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो उसमें कुछ उन्होंने गाइडलाइंस दी थी। मैं बहुत ज़्यादा इस गाइडलाइंस पर भी चर्चा नहीं करूँगा, आपके सामने है, अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ लें। क्योंकि हम अर्जुन पंडित राव कोटकर को जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ चालू करेंगे, संभवतः मैं 1 जून से जो है सीरीज़ चालू करने के मेरा मूड बन रहा है, तो अगर हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ चालू करेंगे तो हम उस वक्त पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसको अभी हम थोड़ा सा स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग जो है वीडियो एविडेंस पर आई, एक केस हमारा आया है, नया केस है, कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हाई कोर्ट का क्या व्यू था, वीडियो सीडी वुड बिकम रेलिवेंट ओनली इफ प्लेड ड्यूरिंग डिपोजिशन ऑफ ईच विटनेस सो दैट विटनेस कुड एक्सप्लेन कंटेंट्स क्रिएटिंग अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द वीडियो। जबकि एपेक्स कोर्ट ने बोला साहब ये स्ट्रेंज और अनएक्सेप्टेबल रीजनिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, वंस पैसेट बी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट आर फुलफिल्ड सीडी बिकम्स एडमिसिबल लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट। मतलब एक बार पैसेट बी का या सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट आ गया तो सीडी जो है वो पूरी तरीके से एडमिसिबल है। वीडियो कंटेंट्स व्हाट कैन बी सीन एंड हर्ड अलाउ कोर्ट टू ड्रॉ अप्रोप्रिएट इन्फरेंसेज। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वीडियो इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एडमिसिबिलिटी। वीडियोज मस्ट बी प्लेड बिफोर आईओ और ऑथर इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनिंग अपॉर्चुनिटी। पूरे वीडियो को वहाँ पर आपको प्ले करना चाहिए। तो ये एक चेंज सामने आया है। इस पर तो मैं आपसे मतलब मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे इस पे हमें मतलब बहुत अच्छा डिटेल में डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब बहुत कुछ शिफ्ट, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर हो चुके हैं, तो एक एक चीज़ के ऊपर, नए रूलिंग्स के ऊपर, क्योंकि बहुत कुछ नए रूलिंग्स ने भी रोल प्ले किया है। मतलब अर्जुन पंडित राव कोटकर की तो खैर लैंडमार्क इसमें जजमेंट रहा है। पहले भी बहुत सारे जजमेंट आए, शफ़ी मोहम्मद का जजमेंट आया, उससे अलग अलग बहुत सारे जजमेंट्स आए। तो वो सब जजमेंट्स की लाइट में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारा व्यू जो है अभी इस वीडियो का वो ये है कि चेंजेस क्या क्या आए उस पर हमें ज़्यादा चर्चा करनी है, ना कि लॉ को पढ़ने के लिए भी चर्चा करनी है। क्योंकि अगर आप जब ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद जब आप नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना चालू करेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ तो रहेगी कि यार मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी है क्योंकि ये चीज़ें चेंज हुई हैं।
देखिए, अब सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर क्या हुआ करता था, यहाँ पर एक मेजर चेंज हुआ कि 165 के अंदर रेलिवेंट और इररेलिवेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। मतलब जज साहब अगर चाहे, मतलब कोर्ट अगर चाहे तो इररेलिवेंट सवाल भी जो है विटनेस से पूछ सकती थी, बट इन्होंने जो है रेलिवेंट और इररेलिवेंट जो है वो शब्द ही ऑमिट कर दिया। अब 168 में क्या किया, द जज में आस्क एनी क्वेश्चन ही कंसिडर्स नेसेसरी इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेसेस। मतलब रेलिवेंट और इररेलिवेंट शब्द जो है पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया। मतलब जज में आस्क एनी क्वेश्चन ही कंसिडर्स नेसेसरी, बस ये शब्द इन्होंने डाल दिए, तो ये रेलिवेंट और इररेलिवेंट जो है वो हटा दिया। बट अब कंसिडर नेसेसरी जो है वो एक प्रकार का, आप ये समझ लीजिए कि अब जज साहब जो है, मतलब कोर्ट जो है वो सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछ सकता है। पहले जो था थोड़ा सा स्कोप वाइड था, अब जो है स्कोप थोड़ा सा इसमें नैरो कर दिया है। वैसे भी मैं मतलब अगर आप देखें, मतलब मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि इरेलीवेंट सवाल अगर आप पूछ भी लेंगे, कोर्ट अगर इरेलीवेंट सवाल पूछेगा तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो मेरे हिसाब से रेलिवेंट सवाल, बिकॉज वी आर मोर और लेस कंसर्न विद द केस, तो रेलिवेंट सवाल ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्कोप नैरो भी हो गया तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब अब मैं ये, क्योंकि कंक्लूजन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये लगभग मेजर हमने चेंजेस उसमें कवर किए, अभी हम लोग इसमें रिवाइज भी करेंगे, बट क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ गए हैं, हमारा वीडियो एंड होने की तरफ बढ़ गया, तो हम लोग एक बार थोड़ा थोड़ा रिकैप करेंगे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं, ये इसके ऊपर एक चेंज हुआ है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। पहले सिर्फ कंप्यूटर हुआ करता, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, आईओटी डिवाइसेस, आईओटी स्मार्ट होम डिवाइसेस। मुझे एक्चुअली आईओटी डिवाइसेस का फुल फॉर्म नहीं मालूम, मैं भी देखूंगा, आप भी गूगल करिएगा। ये वो हैं, मतलब आईओटी डिवाइसेस जो हैं वो स्मार्ट होम डिवाइसेस हैं, जैसे एलेक्सा हुआ, वो हुआ, और अपना स्मार्ट आपके वॉचेस हुई, स्मार्ट वॉचेस हुई, या स्मार्ट बैंड्स हुए, आपकी स्मार्ट रिंग्स हुई, सेंसर्स हुए, इस तरीके के वो आईओटी डिवाइसेस में आते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए, ईसीजी रिपोर्ट्स वगैरह, और दूसरे भी जो मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। स्मार्ट टीवीज़ आ गए, व्हीकल्स आ गए, क्योंकि जीपीएस डेटा तो आप जानते ही हैं, व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल जीपीएस डेटा भी करते हैं। और आजकल तो जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ कि बहुत सारे डिवाइसेस भी आ गए हैं अलग अलग कंपनीज़ के। एक तो जियो का भी जीपीएस डिवाइस आता है, तो वो भी एक जीपीएस डिवाइस में आता है। डैश कैम फुटेज, डैश कैम्स भी आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं। टेलीमैथेटिक डेटा, ये वो चीज़ है, मतलब टेलीमैथेटिक मतलब स्पीडोमीटर वगैरह, ये सब जो डेटा आता है, ये सब डेटा भी बहुत बार यूज़ हो जाता है। अब कभी कभी कोई बड़ा ऐसा चर्चित केस हो गया जिसके अंदर इस डेटा की ज़रूरत पड़ गई, तो ये कवर होगा उसके अंदर, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि कब डेटा चेंज होगा ये हमें मालूम नहीं। तो मोबाइल फ़ोन्स भी इसके अंदर कवर होंगे, टैबलेट्स भी इसके अंदर कवर होंगे, आईओटी डिवाइसेस कवर होंगे, मेडिकल इक्विपमेंट्स कवर होंगे, स्मार्ट टीवीज़ कवर होंगे, और व्हीकल कवर होंगे। तो पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था, अब वो कंप्यूटर चेंज होकर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आ चुका है। तो बहुत कुछ जो है वो एक्सपेंड कर दिया है। एक कंपेरेटिव स्टडी देख लेते हैं कि पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर और नए वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 2023 के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुआ हैं। एक एट अ ग्लांस हम लोग अगर देखें तो टोटल सेक्शन 167 सेक्शंस थे पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब नए 170 आ चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पहले जो लेटर, फिगर्स और सब्सटेंसेस हुआ करते थे, अब फोकस जो है वो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड पे किया है। ओरल एविडेंस, जो स्टेटमेंट बिफोर कोर्ट हुआ करता था, वो अब स्टेटमेंट कोर्ट तो है ही, बट इलेक्ट्रॉनिकली इंक्लूड किया। आपका सेक्शन 6 के अंदर चेंज हुआ, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट एंड इशू और फैक्ट्स कनेक्टेड टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट से भी अगर कोई फैक्ट कनेक्टेड है तो वो भी सेम ट्रांजैक्शन का जो है हिस्सा बनेगा। एक्सपर्ट्स में पहले डेफिनेशन बहुत नैरो थी, अब उन्होंने एनी फील्ड जोड़ दिया है, तो टेक्नोलॉजी का उन्होंने डोर ओपन कर दिया है, और ऐसा डोर ओपन किया है जो शायद कभी बंद भी नहीं होगा। और जब जब जो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता जाएगा, ऑटोमेटिकली इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब नया वाला इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप को मॉड्यूलेट करता रहेगा टेक्नोलॉजी के चेंजेस के लिए। अब काफ़ी आने वाले सालों में मेरे हिसाब से अमेंडमेंट की, ऐसे टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्राइमरी एविडेंस में कोई डिजिटल प्रोविजंस नहीं थे, अब उन्होंने 4 एक्सप्लेनेशन जोड़ दिए हैं प्राइमरी एविडेंस में। सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी जो थी वो पहले 5 ही हुआ करती थी, अब उन्होंने इंक्लूसिव बनाई है और 8 कैटेगरी कर दी। पहले 5 कैटेगरी हुआ करती थी, अब 8 कैटेगरी हैं। सर्टिफिकेट फॉर ई रिकॉर्ड्स
जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था, जो चार्ज में हुआ करता था कंप्यूटर के, सिर्फ वही व्यक्ति जो है सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट दे सकता था। बट अब जो है पर्सन इन चार्ज एंड एक्सपर्ट जो है वो सर्टिफिकेट दे सकता है। मतलब पर्सन इन चार्ज रहेगा, वो सर्टिफिकेट दे सकता है, और एक्सपर्ट भी सर्टिफिकेट देगा। शेड्यूल के अंदर अब फॉर्मेट भी आ चुका है। पहले कम्युनिकेशन डिवाइसेस सिर्फ कंप्यूटर हुआ करती थी, अब जो है कंप्यूटर प्लस ऑल कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऐड कर दी गई हैं। जज पावर पहले इरेलीवेंट और रेलिवेंट क्वेश्चंस के ऊपर हुआ करती थी, अब सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस तक ही सीमित रह गई हैं। तो इसी टेबल के अंदर अगर देखें तो हम लोग पूरा नैरेटिव समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जो है पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट और नए इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर फ़र्क है। अब हम लोग क्योंकि लास्ट में जा रहे हैं तो एक बार रिवीजन करते हुए और कुछ कंक्लूजन्स पे बात करेंगे। पहला एक सवाल आता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग है 1/7/2024 में तो कौन सा एक्ट लगेगा। अगर 1/7/2024 को कोई भी प्रोसीडिंग के अंदर मतलब आप समझ लीजिएगा इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी सब कुछ आ जाएगा। अगर वो पेंडिंग है तो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा। अगर मान लीजिए 1/7/2024 के बाद आता है तो यस, इंडियन एविडेंस एक्ट इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर लगेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है 1/7/2024 से पहले और उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। और अगर बिल्कुल नई प्रोसीडिंग है, मतलब 1/7/2024 के बाद की प्रोसीडिंग है, तो यस बिल्कुल नया वाला ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम लगेगा। एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, सेक्शन 62 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रूफ के बारे में। द कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 63। अब इसको किस तरीके से प्रूव किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आए। ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो खैर आप पेश कर ही देंगे, प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द कोर्ट एज प्राइमरी एविडेंस। लीगल पोजीशन क्या है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डायरेक्टली भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश कर देते हैं, मोबाइल डिवाइस है। अब अभी इस वक्त पे एक चर्चित जो है हमारे भारत के अंदर चल रहा है, डावरी रिलेटेड डेथ का मैटर चल रहा है। अगर अब उस केस में डिसीज्ड का डायरेक्टली अगर मोबाइल फ़ोन पेश हो जाता है तो उसके अंदर फिर वहाँ पर सेक्शन 63 के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि वो केस अब जैसा कोर्ट उसके अंदर डिसाइड करेगा, बट एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी केस के अंदर अगर डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन पेश हो जाता है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आउटपुट अगर है, मतलब कंप्यूटर का प्रिंट आउट है, अगर किसी भी डिवाइस का, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस का आउटपुट है, भाई आउटपुट होना चाहिए, तो वहाँ पर प्रूफ कैसे होगा, सेक्शन 63 की ज़रूरत होगी। मतलब सर्टिफिकेट मैंडेटरी होगा, हर स्टेज पर मैंडेटरी होगा, ये बात याद रखें। आउटपुट के ऊपर ही सर्टिफिकेट लगेगा। जहाँ पर डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन हुए, लैपटॉप हुए, कंप्यूटर डायरेक्टली प्रेजेंट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। नो सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड एज पर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बट जहाँ पर आउटपुट की बात आ रही है वहाँ पर जो है हमारे सर्टिफिकेट लगेंगे। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। ये सब मैं आपको वापस एक बार दोहरा रहा हूँ। पहले क्या हुआ करता था, ऑप्टिकल मीडिया ही हुआ करता था। अब सीडी, डीवीडीज़, ब्लू रे, अब ये सब ज़माने जा चुके हैं। ना सीडी चल रही है, ना डीवीडी चल रही है, ना ब्लू रे चल रही है। इस वक्त पे क्या चल रहा है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। छोटी छोटी पेन ड्राइव्स के अंदर जो है 1 TB तक की पेन ड्राइव्स आ रही हैं। पहले जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हुआ करती थी वो बल्कि हार्ड डिस्क हुआ करती थी, अलग अलग कंपनीज़ की आती थी। अब देखिए आप छोटी छोटी हार्ड डिस्क के अंदर ही आपको 1 TB डेटा मिल रहा है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी इसके अंदर आई है। फ्लैश ड्राइव, SD कार्ड, रैम वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अंदर एनी इलेक्ट्रॉनिक का फॉर्म भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, जिससे हर तरीके का फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को अडेप्ट किया जा सकता है। क्लाउड और नेटवर्क प्रोविजंस को भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि क्लाउड सर्विसेज भी अब बढ़ रही हैं तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया और उनका डेटा को भी यहाँ रेलिवेंट माना गया है। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसका अलाइनमेंट भी BNSS के द्वारा किया गया है। ये भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली की आप बात करते हैं तो ऑडियो विजुअल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, आप इसी को BNSS से कंपेयर करके देखिए। जहाँ पर आप इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली की बात हो रही है तो वहाँ पर ऑडियो विजुअल अपीयरेंस बिफोर कोर्ट की बात हो रही है। जहाँ पर ट्रायल इन एब्सेंशिया की बात हो रही है, ऐसा जॉइंट ट्रायल, वहाँ पर BNSS में 355 से 300
बात हो रही है। तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इन कंसोनेंस है विद BNSS। एक्सपर्ट्स फ्रॉम एनी फील्ड की बात आ रही है, एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ की बात आ रही है, डिजिटल रिकॉर्ड इक्वल टू फिजिकल डॉक्यूमेंट की बात आ रही है, सेक्शन 105 वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर की बात आ रही है। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी पुलिस अब सीज करती है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती है सेक्शन 105 BNSS के द्वारा। तो देखिए आप एक दूसरे से सिंक्रोनाइजेशन बहुत खूबसूरत तरीके से है। सेक्शन 63 कम्युनिकेशन डिवाइस कवरेज है और BNSS बताता है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर। तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड भी हैं। कुछ केस लॉज भी आप लोग जानते हैं, मैं बट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करूंगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर। अनवर PV वर्सेस PK बशीर हुआ, अर्जुन पंडित राव के कोटकर 2019 में ये आया था। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस MR हीरेमथ का केस। उसके बाद यशोदा वर्सेस के शोभा रानी। ये इसकी साइटेशन कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है क्योंकि ये 2007 में तो आ ही नहीं सकता, BSA है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से साइटेशन गड़बड़ है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। साइटेशन कुछ गलत टाइप हो गई है। उसके बाद कैलाश बाजीराव पवार का केस है। वीडियो एविडेंस नीड नॉट प्लेड बिफोर ईच विटनेस, वन सेक्शन 65B फुलफिल, CD इज एडमिसिबल लाइक एनी अदर डॉक्यूमेंट। अब कुछ ग्रे एरियाज़ और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। क्या पार्ट A और पार्ट B सर्टिफिकेट सेम पर्सन के द्वारा किया जा सकता है? ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पार्टी भी हो और एक्सपर्ट भी हो, तो ये भी हमें एक इसके ऊपर ग्रे एरियाज़ है। हैश वैल्यू फॉर पेपर प्रिंटआउट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसके ऊपर एक चर्चा करनी पड़ेगी। सेक्शन 63 सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड एक्सटेंड टू ऑल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ओनली कंप्यूटिंग डिवाइस, न्यू टाइप ऑफ सेकेंडरी एविडेंस बियॉन्ड द लिस्टेड व्हाट क्वालिफाइज। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग मतलब ये थोड़ा सा ग्रे एरियाज़ है जिस पर हमें मतलब वी हैव टू वेट फॉर द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो ये पूरी चर्चा हुई दोस्तों भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रिस्पेक्ट में क्या क्या नए चेंजेस हमारे आए। मेरे हिसाब से मैं वो चीज़ डिलीवर कर पाया हूँ कि आप उस चीज़ को देख के समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोविज़न को मतलब डायरेक्टली वी हैव हिट द बुल्सआई, और हमें एग्जैक्टली अब ये मालूम है कि कौन से सेक्शन के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आने से पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट में चेंज हुआ है। अब एक बार वापस जब इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे, तब मेरे हिसाब से आप इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो आज की बात सिर्फ यहीं तक, और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। सो गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।